स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज की एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। परिसंचरण तंत्र पार्ट 3 लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2। ये 2 वीडियोज आपके सामने आ चुके हैं। पहले वीडियोज में हमने देखा है कि हृदय क्या है, हमारा हार्ट क्या है, हमारा दिल क्या है। और जो दूसरा वीडियो अभी हाल फिलहाल गुजरा है आपके सामने से, उसमें हम लोगों ने बात की है रक्त की। और रक्त का एक हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मा के बारे में। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने नहीं देखा है वो क्रमबद्ध अध्ययन के लिए पीछे जाएं, उन वीडियोज़ को देखें जो आपसे छूटे हुए हैं। अब मान के चलते हैं आज की जो टॉपिक है, मैं वहीं से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। और अब बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा, यानी रक्त के 2 पार्ट हैं। इस बात को ध्यान दें, हम लोग ब्लड पढ़ ही रहे थे और इसमें एक था प्लाज्मा और दूसरा पार्ट है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, ये है ब्लड कॉर्पसेल्स। अब बात हम लोगों को इस पर करनी है कि वाकई में रुधिर कणिकाओं का क्या मसला है, और इनसे बनने वाले उन तमाम प्रश्नों पर हम लोग एक गहन अध्ययन करेंगे। और वास्तविकता ये है कि हम आपके सामने एक विस्तृत रूपरेखा लेकर के तैयार हैं। हम उन प्रश्नों के साथ खड़े हैं जो प्रश्न कहीं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे जो वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, हम स्पेशली तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं उस लिहाज से एक संपूर्ण टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ। अगर कोई भी विद्यार्थी इनका पूर्ण अवलोकन करेगा, पूर्ण अध्ययन करेगा, तो उसे हर आने वाले वनडे एग्जाम में जहां वो बैठेंगे उन्हें एक बेहतर तैयारी की रूपरेखा मिल जाएगी। तो इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अब बात करूंगा रुधिर कणिकाओं के बारे में, ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में। वाकई में ये 3 प्रकार की होती हैं और इसमें पहला है आरबीसी और दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। सर्वप्रथम तो हम लोग इसके बारे में एक ये मान के चलें कि हम लोग सबसे पहले एक ऑप्शनल या इस तरीके से कह दें कि अलग अलग तरीके का एक इनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन कर लें हम, जिससे हमारी जानकारी मेंटेन हो जाए। एक बार हम इनसे परिचित हो जाएं, फिर इनके अंदर इनसे संबंधित उन गहराइयों में चलेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं। तो मान के चलें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक का मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, आप बाकी समझदार हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये चीज ध्यान दीजिए। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का मतलब होता है लाल रक्त कणिका या कणिकाएं, या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कर लीजिए, वो प्लेटलेट्स तो लिखा गया, जिसकी हिंदी आपको भी बता दूंगा, बिम्बाणु होगा। इसे एक और नाम से जाना जाएगा, वो नाम मैं यहाँ उल्लिखित कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इरिथ्रोसाइट। इस बात को जरूर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जामिनर कुछ इसी तरीके की एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ आपसे जुड़ जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको कहते हैं बिम्बाणु। अब हम ये मान के चलें कि आप इनके उपनाम से परिचित हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे मनोवेग से देखने का प्रयास करें, अपनी इन बातों को अपने मस्तिष्क में यथावत स्थान दें, एक समुचित तरीके से। मैं बार बार ही आपको टोकता ही रहता हूँ कि एकाग्रचित होकर के सुने, तो मुझे लगता है ये बहुत काम करने की आवश्यकता आपको आगे नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दें, इसमें से प्रश्न क्या क्या बन जाते हैं, उन चीज़ों पर एक अलग अलग से मैं एक मान के चलिए डाट यहाँ लगा ही दे रहा हूँ। आप अपने कॉपी पे एक लाइन भी इस तरीके से खींच सकते हैं। यहाँ समझने का आप प्रयास करें कि जो आरबीसी जिसे हमने इरिथ्रोसाइट बोला है, सबसे पहली बात तो इसके आकार की बात कर लें। इसका आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। दूसरी बात, द्वि अवतलाकार होता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये 2-2 उत्तर आप क्यों दे रहे हैं,
दो दो उत्तर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके ज्ञान को बढ़ाना चाह रहा हूँ। आप गोल अब तक पढ़े हैं, मैं इस बात को इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आप थोड़ी सी बात और जान पाएँ। ये कुछ इस तरीके का होता है, बीच में चपटा होता है और इस तरीके का, और जब हम इसे ऊंचाई से देखने का प्रयास करते हैं या ऊंचाई से देखते हैं तो ये हमें गोल दिखता है। क्लियर है बात ना? तो कुछ इस तरीके का है, ऊंचाई से देखने पर गोल दिखेगा, अतः हम इसके दो आकार लिख दिए हैं। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ देखी जाएगी कि WBC का आकार कैसा है। तो आप यहाँ ध्यान दें, इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। ये बताया नहीं जा सकता है कि WBC का आकार कैसा है। क्लियर है ना? और जो प्लेटलेट्स है इसका ध्यान देना, ये उत्तलाकार होता है या उत्तल लेंस, जो समझ रहे हैं आप, लेंस की भी क्लास आई है, आप ये मान के चलें उत्तलाकार प्लेटलेट्स होता है। कैसा है? उत्तल लेंस की भांति उत्तलाकार होता है, इस तरीके का होता है। तो आकार की बात तो हमने कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात जाने कि किसकी मात्रा हमारे रक्त में कितनी है। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके सामने WBC और प्लेटलेट्स का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहीं आ जाएगा, इसलिए ऐसा करवा रहा हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ हमने बात की कि आकार हो गया, ये आकार की बात कर लिया। अब हम ये जानेंगे कि हमारे रक्त में इनकी संख्या कितनी है। तो 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर। ये देखना जरा, ये हम लगा क्या रहे हैं यहाँ पे, क्यूब, यानी मिलीमीटर के घन में होता है। 1 मिलीमीटर घन रक्त में 45 से 50 लाख क्या होंगी, RBC होंगी। परंतु ये कितना होती हैं, इनका जरा देखना, इनकी मात्रा जो है ये 4.5 से 11,000 बस प्रति mm³। कभी अनुपात पूछ ले आपसे कि RBC का और WBC का अनुपात कितना होता है, तो देखिएगा मैं इसे बीच में दर्शा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से करके कि 600 अनुपाते क्या लिख दे रहा हूँ, 1। ये बात ध्यान देना कि 600 RBC पर 1 WBC होता है, यानी WBC की संख्या काफ़ी कम होती है। ऐसा नहीं कि इसे बढ़ा देना चाहिए, बढ़ाएंगे तो नुकसान है। अभी आप मान के चलें, मैं इनका वो बेस तैयार कर रहा हूँ। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी हम इनके बारे में परिचित हो रहे हैं कि किन के बारे में जानकारी हमें लेनी है, बस इतना काम कर रहे हैं हम लोग। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना 1.5 लाख से 4 लाख तक प्रति mm³। अब आपको ये बताने की आवश्यकता ही नहीं रही कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कौन सी कणिका पाई जाती है। तो आप निश्चित कह सकते हैं सर RBC सबसे ज़्यादा है, फिर प्लेटलेट्स है, और सबसे कम कौन पाई जाती है, तो वो WBC है, वाइट प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड कार्ड सेल्स है। कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब मान के चलें, अगर इतनी बातें हो गई तो एक चीज़ और मैं ही महत्वपूर्ण आंकड़ा दे ही दूँ आपको कि महिलाओं में इनकी संख्या कम होती है। इस बात को ध्यान देना, महिलाओं में RBC की संख्या 40 से 45 लाख होती है। आप ये ज़रूर सोचेंगे सर ऐसा क्यों, बताने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आवश्यकता ये है क्योंकि RBC कम है तभी तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। जब RBC कम है तभी तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षाकृत रक्त कम होता है। जब RBC कम है तभी तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षाकृत आयरन कम होता है। जब RBC कम है तभी तो महिलाओं की त्वचा पुरुषों की त्वचा के अपेक्षाकृत काफ़ी कोमल होता है। पुरुषों की त्वचा कठोर होती है। मजबूती से मारा जाए तो महिलाएं, मुझे लगता उतने सहन नहीं कर पाएंगी जितना पुरुष उस चोट को बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि उसकी त्वचा में आयरन ज़्यादा है, उसकी मांसपेशियों में आयरन ज़्यादा है, अतः उसकी मांसपेशियां कठोर हैं। और महिलाओं की थोड़ी सी आयरन की कमी की वजह से वो ऐसा है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बताया आपको इस जगह पर। यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि महिलाओं में RBC की कमी है। किस बात की कमी है? RBC कम है। RBC कम है पुरुषों की अपेक्षा।
इस बात को समझ ही लें आप। आरबीसी कम है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। जब आरबीसी कम है तो हमने कहा हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो पक्की बात है रक्त कम होगा। रक्त कम है ये भी मान के चलें, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी। समझ पा रहे हैं ना, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी हम नहीं होंगे तो आप में कमी आएगी, ये तरीका इनके अंदर है। तो हीमोग्लोबिन कम, रक्त कम, आयरन कम और ये सब कम तो त्वचा कोमल। त्वचा कैसी हो जाती है? कोमल। यानी पुरुषों जितना महिलाएं वो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि कर ले जाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जो त्वचा है, ये हमारी जो त्वचा ये कठोर है। हमारी ये जो मांसपेशियां हैं ये वाकई में आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, ये क्लियर है। और अब यहाँ ये मान के चलें कि मैं मानता हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब दूसरी बात अच्छा करता हूँ कि अगर आरबीसी की इतनी बातें हो ही गई हैं, और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ही बता देता हूँ कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी इसकी बात मैं आगे करूँगा, इससे संबंधित प्रश्न बनाऊँगा। केंद्रक नहीं पाया जाता, अभी बस इतना ध्यान देना, केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें? आरबीसी में। और डब्ल्यूबीसी में क्या है? केंद्रक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं है, केंद्रक नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो यहाँ केंद्रक नहीं है, यहाँ केंद्रक है, वहाँ केंद्रक नहीं है। किसी किसी किताबों में वो बात लिखी गई, तो इस बात को ध्यान देना। यहाँ अविकसित केंद्रक माना ही जाता है, अविकसित केंद्रक मान लिया जाता है। इसलिए जब कभी ये वैकल्पिक व्यवस्था बनकर इस तरीके से आ जाए, इसमें से किसमें केंद्रक नहीं, तो ज़्यादा वरीयता किसे मिलेगी? आरबीसी को। वैसे प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं है, लेकिन केंद्रक का वहाँ काम हो जाता है। प्लेटलेट्स की कोशिकाओं में वो केंद्रक वाला मसला निकल जाता है, वो काम हो के रहता है, इसलिए वो एक अविकसित केंद्रक की भूमिका में होता है, ऐसा मान लिया गया है। बहरहाल अभी एक सटीक जानकारी केंद्रक नहीं है, इस बात को ध्यान दें। यहाँ केंद्रक है, इतनी बातें मेरे समझ से आपको समझ में आ गई हैं। हम आरबीसी पर चर्चा ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि आरबीसी से संबंधित तमाम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें हीमोग्लोबिन यही मिल चुका है और अभी हम इस पृष्ठ को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल हम लोग एक काम कर लें कि अपनी जगह को पर्याप्त रूप से भरने का प्रयास करें और ये डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लें। तो ये क्लियर है, केंद्रक है इसमें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात ये है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं इसमें क्या क्या मिलेगा, ये बात देखना। इसमें एंटीबॉडी मिलेगी आपको। अगर कभी कोई पूछ ले कि एंटीबॉडी बनाती कौन है, तो डब्ल्यूबीसी बनाती है। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी बनाती है। और एंटीबॉडी आपको मिल कहाँ जाएगी? एक कहाँ पर? प्लाज्मा में। वो जो किसी भी रोग के खिलाफ नहीं, वो वहाँ ऐसी एंटीबॉडी आपके बीच में वहाँ प्लाज्मा में तैयार होती है। ऐसी एंटीबॉडी होती है जो रक्त आधान के समय बहुत ही ज़्यादा उस पर हमें निर्भर रहना होता है। और रक्त आधान की प्रक्रिया आगे आएगी तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है, नहीं दे सकता, इसका कारण क्या है, वो जरूरी पहलू क्या है उसके, और एंटीबॉडी का वहाँ क्या मतलब है। अभी यहाँ समझना, यहाँ देखिएगा, एक कोशिका होगी एंटीबॉडी वाली, दूसरी है लिम्फोसाइट। इसके कई प्रकार हैं। बहरहाल फिर भी ये मान के चलें कि हम लोग जो ज़रूरत की हैं उनको पढ़ लेते हैं। मोनोसाइट, ये हमारे डब्ल्यूबीसी के अहम पहलू हैं। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। आप इन्हें कह सकते हैं बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड है। जब भी कभी आपका एग्जामिनर आपसे ये सवाल कर बैठे कि निम्न में से कौन सी कोशिका बॉडीगार्ड का काम करती है, निम्न में से कौन सी कोशिका हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, आप डब्ल्यूबीसी को ही बताइए, वो सुरक्षा कवच का काम करती है ना। ये क्लियर बात।
यानी WBC हमेशा सुरक्षा कवच का काम करेगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंटीबॉडी है, मान लीजिए आपके शरीर में कोई कारक प्रवेश कर गया, कारक का मतलब कोई वायरस की बात करूं, वायरस बहुत ही खतरनाक है, आपको पता है। मान लीजिए वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो जब वायरस प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ये बॉडीगार्ड, ये एंटीबॉडी तुरंत तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। अरे भाई यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कहाँ, अरे आप आपकी तो ये आपका मोहल्ला ही नहीं है, ये आपकी स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ सोचेगा। वो बार बार ये प्रयास करेगा उसे हटाने के लिए, लेकिन ये अकेला सक्षम नहीं है। ये केवल उस भूमिका में है जैसे पहरेदार। आपके दरवाजे पर कोई दरबान खड़ा हो, आपके दरवाजे पे कोई पहरेदार खड़ा हो, उसकी भूमिका बस इतनी है, आने वाले 4-5 लोगों को तो मार नहीं पाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति आ जाए तो हो सकता है हाथापाई उससे कर ले वो, अन्यथा वो घर की तरफ भगेगा और अपने मालिक को आवाज़ देगा कि बाहर आइए, बाहर आइए, बड़ी समस्या है अंदर और यहाँ कोई आया हुआ है कि नहीं, ऐसा आवाज़ वो देगा। ऐसा यहाँ भी है। इनके बस की बात अब नहीं रही, क्योंकि जो वायरस आ रहे हैं वो झुंड में आ रहे हैं, वो काफ़ी पावरफुल हैं, ये भगेंगे। अब लिम्फोसाइट के पास जाएंगे, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसलिए मैं देखिए दर्शा रहा हूँ, आप बहुत ही एकाग्रचित मन से वाकई में सुनते रहें। इसे टी सेल भी कहा जाता है। इसके पास पहुँचेंगे और आवाज़ देंगे कि भैया उठो, भैया उठो। कुछ लोग हमला कर चुके हैं शरीर में, बाहरी लोग आ रहे हैं, इनसे बचाइए हमें, ये आवाज़ देंगे। आवाज़ का मतलब एक समझने का तरीका, ऐसा कुछ वहाँ आवाज़ वगैरह नहीं, उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, बस वो अपने तरीके से वहाँ पहुँचेगा, उसको बताएगा कि हमसे काम नहीं चलने वाला है, आप एक्टिव हो जाएं। अब जब लिम्फोसाइट उठेगा तो ये पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा और लड़ेगा उनसे, और अगर वो कमज़ोर हैं तो उन्हें मार के ख़त्म कर देगा, सबको मार डालेगा। यानी ये मान के चलना, ये लड़ाकू है लिम्फोसाइट। ये क्या है? लड़ाकू कोशिका है, ये मानिएगा। आ रही बात समझ में ना? लिम्फोसाइट एक लड़ाकू कोशिका है और ये बाहर से आने वाले उस आघात को मार देती है, उस समस्या को ख़त्म कर देती है जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे होते हैं, जिन्हें हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता है ना। अब ध्यान दीजिए, जितना काम ये मारने के बाद हो जाएगा, आपके रक्त में तो ढेर लग जाएगी लाशों की। वो छोटे छोटी लाशें, वो छोटे छोटे वायरस वहाँ तो गिरे पड़े रहेंगे, है कि नहीं। वो जो जीवाणु हमला कर रहे हैं उनको मार के गिरा देगा वहाँ, ये काम ये कर देगा। लेकिन अब अगर वहाँ ढेर ये रह जाएगी तब तो फिर आपके ब्लड में कैंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ब्लड कैंसर हो जाए, क्योंकि उसमें यही तो होता है कि कोशिकाएं असीमित रूप से बढ़ने लगे हमारे ब्लड में, तो फिर है मामला वही, है कि नहीं, वही है। वो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो आप वहाँ चले जाएंगे। लेकिन लिम्फोसाइट फिर मोनोसाइट से कहेगा कि हमने मार दिया है भैया, इनसे कहेगा कि बड़े भाई हमने सबको मार दिया है, अब आप जाइए उनको खा लीजिए। तो मोनोसाइट काम क्या करेगा? जा करके सबको खाने का काम करेगा, सबको खा लेगा। खा लेने का मतलब वो एक प्रकार का अब मार्जक हो गया, यानी उनको हटाने वाला हो गया, वो गंदगी साफ करने वाला हो गया ये मोनोसाइट। और ये उनको खा खा करके क्या हो जाता है? मोटा, यानी बड़ा हो गया है। तो अगर कभी पूछा जाए ये बात कि निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट की एंटीबॉडी या कोई और साइट करके देगा, तो आप ध्यान देना मोनोसाइट सबसे बड़ी है, क्योंकि यह उन मृत कोशिकाओं को क्या कर लेती है? उनका भक्षण कर लेती है, जिन्हें लिम्फोसाइट मारता है। ये बात समझ में आ गई ना। इतना जो काम आप देख पा रहे हैं, तो सोचिए जरा हमारा WBC कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अब हम कह भी सकते हैं कि आप इतना काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी इस तरीके से अपने शरीर में निभाए जा रहे हैं, तो हम क्यों ना आपको एक अलग नाम से जान लें। जी हाँ, इनका एक अलग नाम है, इन्हें कहा जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र। प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र किसने विकसित की है? तो आप कह सकते हैं सर WBC ने विकसित की, अपने तमाम इन चहेतों के साथ, अपने तमाम इन सैनिकों को लगा रखा है इस WBC ने, इसलिए इसे प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र कहेंगे। अगर कभी एग्जामिनर आपसे कह दे कि प्रतिरक्षी कोशिका किसे कहते हैं, तो फिर आपका जवाब यही रहेगा, प्रतिरक्षी कोशिका किसे कहा जाता है? तो आप कहिएगा
कि प्रतिरक्षी कोशिका हम लोग WBC को कहते हैं। क्लियर है ना? अगर ऐसा काम हो रहा है, आप मान के चलें कि जब भी हम ये चीज़ कर पाते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली वाकई में ये हमारा पूरा ढांचा तैयार कर लेता है, WBC इतना काम कर रहा है, हमें रोगों से बचाने का काम करता है कि कोई भी हमला कर रहा है तो ये देख लीजिए पूरे लगा रखा है इन्होंने। और वाकई में एक खतरनाक वायरस जब आपके ऊपर हमला करता है ना, HIV, ये देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ये जब वायरस आदमी पर अटैक कर देता है, ये जब वायरस अटैक करेगा तो सच में ये इसी लिम्फोसाइट को ही खा जाता है। ये देख लीजिए, ये इतना खतरनाक है कि यहाँ हमारी लिम्फोसाइट हार जाती है, लेकिन इसे हारने में वक्त लगता है। जिस किसी व्यक्ति की लिम्फोसाइट कमज़ोर है उस व्यक्ति पर HIV वायरस जल्दी हावी हो जाएगा, HIV जल्दी हो जाएगा, यानी वो बहुत ही जल्दी उस रोग के चपेट में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी की लिम्फोसाइट मजबूत है तो HIV के लक्षण 10-10 साल 12-12 साल तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि तब तक लिम्फोसाइट लड़ रही होती है। जब आपके शरीर से लिम्फोसाइट पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, नहीं रह जाएंगी, लड़ते लड़ते मर जाएंगी, तो उस समय ये हावी हो जाएगा और फिर आप उस HIV नामक, एड्स नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी रोग होगा तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। कोई भी जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो वो भाई जब सामने लड़ने वाला ही नहीं है तो उनकी जीत निश्चित है। वो अंदर जाएगा, आपको उसी बीमारी से गिरा देगा और आप धीरे धीरे कमज़ोर होकर के इस दुनिया से पलायन कर जाएंगे। ये क्लियर बात है। इसलिए बहुत ही भयंकर रोग है, इसकी चिंता जरूर करें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप इसके बारे में हमेशा सोचें, लेकिन इसके बारे में ज़रूर सोचें। ये खतरनाक पहलू है, इससे काफ़ी दूर रहना है हम सबको। हमारे पूरे, मैं अपने देश के नागरिकों से कहता हूँ कि HIV बहुत ही खतरनाक है, इससे बहुत ही दूरी बनाएं। अब जरा ध्यान दें कि ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में विकसित है, अगर कहीं भी WBC की अधिकता हो जाए, WBC की क्या हो जाए, अधिकता, यानी ज़्यादा हो जाए। जब WBC ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इस जगह ना लिख करके यहाँ लिखूँ, थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखे। WBC ज़्यादा हो जाएगी अगर शरीर में तो वो रोग होगा ल्यूकोमिया, और जब कम हो जाएगी तो ल्यूकोपेनिया। कमी भी घातक और अधिकता भी घातक। अगर कमी हुई तो समस्या, अधिक हुई कमी है ल्यूकोपेनिया, और ज़्यादा होगी तो ल्यूकोमिया। समझ जाइए, ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर का रूप है। अगर आपके शरीर में WBC की मात्रा बढ़ रही है, यथार्थ जानकारी आपको दे रहा हूँ, WBC की मात्रा बढ़ रही, इसलिए मैंने कहा ANM JNM या फिर जो भी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस वीडियोज के माध्यम से अपनी तैयारी को मेंटेन कर सकते हैं। ल्यूकोमिया और ल्यूकोपेनिया, जो ल्यूकोमिया है एक प्रकार का कैंसर की प्रजाति कह सकते हैं, एक कैंसर की ही नस्ल है। वो बता रही कि आप सावधान हो जाइए, अन्यथा मैं ले गया आपको। और वो ब्लड कैंसर होगा। आप बहुत प्रकार की दवाओं का सेवन करते हैं प्रत्येक दिन। ये देखिए बहुत ही खतरनाक बात बता रहा हूँ, बहुत ही और सुरक्षित चीज़ें हैं ये। इसे अपने मस्तिष्क में जगह दें और हर वो अपने परिवार के सदस्यों को, हर अपने दोस्त को ये जानकारी दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप विभिन्न प्रकार की दवाओं का रोज़ सेवन करते हैं, लगातार सेवन कर रहे हैं। नशीली दवाओं का सेवन करने वाला व्यक्ति लगातार देखिए दवाओं का सेवन कर रहा है, उसका आदी हो जाएगा। वो आने वाले 10-20 सालों में उसके शरीर में WBC की बहुत ही ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी और अचानक उसे ब्लड कैंसर हो जाएगा और उसे पता तक नहीं चलेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दवा, बहुत ही ज़्यादा दवा खाने से बचें आप। ऐसा नहीं कि बस लाते जाइए खाते जाइए, प्रत्येक दिन आप दवा पे क्यों निर्भर हो रहे हैं। आप वर्कआउट करिए, इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। आपकी WBC मान लीजिए किसी कारण बढ़ ही गई है, आपने जांच कराया
होनी कितनी चाहिए, 11,000, पहुँच गई है 25-30 हज़ार, तो मैं ये सलाह दूंगा अभी घबराना नहीं है। लेकिन फिर क्या, मौत को दावत दोगे क्या आप? 25-30 हज़ार हो गया तो आप बैठ के इंतजार करो कि मेरी संख्या और बढ़े? नहीं करना है ऐसा। अगर 25-30 हज़ार हो गई है तो आप वर्कआउट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वर्क में ले जाएं। बहुत ज़्यादा दौड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, बहुत ही ज़्यादा आलसीपन अपने शरीर में ना लाएं और खान पान पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। धीरे धीरे WBC की संख्या कम हो जाएगी, आप दवाइयों के सेवन से बचें। तो ये बहुत ही खतरनाक बात थी, इसलिए मैंने इस पर इतनी चर्चा की कि ल्यूकोमिया, इस रोग को ध्यान देना। अगर WBC की अधिकता हो रही तो WBC की कमी हो जाएगी तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, आप किसी भी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ल्यूकोपेनिया का मतलब हुआ आपको कोई भी रोग आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि जब भैया लिम्फोसाइट कम हो जाएंगी तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, है कि नहीं? और जब आप इस कदर बीमार पड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, यानी आज बुखार है, सोमवार को आपको बुखार था और बुधवार को खांसी आने लगी, फिर आप ठीक हुए, फिर सोमवार को आपको बड़ी बड़ी छींकें आने लगी, फिर थोड़ा सा ठीक हुए आप, फिर आपको बुखार हो गया। अगर ये प्रक्रिया आपके साथ अनवरत चल रही, कभी कभी आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी परेशान हो ही रहे हैं, तो मानिए आप हमारी बात को, समझिए इस पहलू को वाकई में। तो WBC जांच कराइए, चेक कराइए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपके शरीर में। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दें, यहाँ तो कोई समस्या अभी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जाने रखिएगा, अभी मैं उस पर चर्चा करूँगा ही करूँगा कि WBC ज़्यादा होने पर और जब RBC ज़्यादा होगी तो क्या होगा, RBC कम होगी तो क्या होगा, प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। ये रही बात WBC की कि हमें ये तमाम बीमारी हो सकती हैं, घेर सकती हैं, हमें ये तमाम कंडीशन से गुजरना पड़ ही सकता है, कोई दिक्कत अब आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अगर प्लेटलेट्स की अधिकता हो गई तो भी रोग हो जाएगा। बहरहाल प्लेटलेट्स की अधिकता बहुत कम चांसेज हैं, प्लेटलेट्स आपका अधिक जल्दी होगा ही नहीं, क्योंकि 4 लाख तक ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। और 4 लाख प्लेटलेट्स होने की बात मतलब बहुत अलग है, ऐसा बहुत ही कम चांस मिलेगा। तो ये अधिक तो होता नहीं, अगर अधिक हो जाएगा तो फिर तो समस्या है ही है। लेकिन कमी से मैं इसकी बात करूं, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई आपके शरीर में तो ध्यान देना, पहली बात तो धमनी का कवच कमजोर हो जाएगा, धमनी का कवच कमजोर होगा। कवच समझिएगा जरा, जो हमारे शरीर में धमनियां हैं, जहाँ से रक्त का फ्लो हो रहा है, जहाँ से रक्त बह रहा है, उस पर एक आवरण हो जाता है और ये उस द्रव्य का काम करते हैं, उसको ले जाने का काम करते हैं। मान लें इस तरीके का है, ये धमनी है, यहाँ पर कोलोजन नामक द्रव, कोलोजन नामक रसायन को या द्रव लिख रहा हूँ मैं, कोलोजन द्रव को पहुँचाने का काम किसका है? तो आप कहिए सर वो प्लेटलेट्स का है। और अगर ये प्लेटलेट्स ही कम हो गई तो ये समस्या हो जाएंगी, फिर आपके धमनी में 120 आप जान ही रहे हैं mmHg के फ्लो से, दाब से बहने वाला रक्त इतना ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, फिर तो समस्या है ना। तो आपको पता है कभी कभार हमारा रक्तदाब 200-250 भी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो कोलोजन द्रव, ये बात क्लियर हो गई। और अब देख लीजिएगा, धमनी का कवच कमजोर होगा, कोलोजन द्रव की बात हमने कर लिया, और रक्त स्राव होने लगेगा, नाक वगैरह से रक्त आने लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा रक्त स्राव वाकई में, तब अगर ये इसकी कमी हो गई तो रक्त स्राव होने लगेगा, आपके नाकों से ब्लड आने लगेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कमी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कम हुआ ऐसा हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन हो जाएंगे। अगर ये आंकड़ा 10,000 के आसपास आ जाए, 10,000, फिर मान के चलना आप मौत के बहुत करीब हो जाएंगे। अगर ये संख्या 10,000 के आसपास आ गई तो फिर हम लोग मौत के बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे। हमने ये इसलिए कहा क्योंकि प्लेटलेट्स का केवल एक ही काम नहीं है, प्लेटलेट्स का और भी काम है कि नहीं? और वो जो काम है ये पक्की बात है, यहाँ आप देख ही रहे हैं कि प्लेटलेट्स अगर ये कम हो जाएगा तो रक्तस्राव वाली ये बात बनी जाएगी, ये समस्या आई ही जानी है। अब समझें, दूसरी बात मैं ये कर लूँ आपसे कि अगर हमारा प्लेटलेट्स कम हुआ है तो उसका कारण कौन कौन सा हो सकता है।
पहली महत्वपूर्ण बात तो जान लीजिए, अगर डेंगू ज्वर हुआ, डेंगू ज्वर है ना, जान ही रहे ना इसको, मच्छर काटेंगी डेंगू ज्वर में, वो बीमारी में बताएंगे, है ना, उस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी बीमारियों के बारे में। अभी बस इतना समझें कि डेंगू ज्वर अगर हुआ, वायरस है, वायरस जनित रोग है ना ये, अगर डेंगू ज्वर हो गया आपको तो ये नोट कर लीजिए, दिमाग में भी सेट कर लीजिए, अगर उसका प्रथम स्टेज है, आप सही जगह इलाज करा रहे हैं, शुरुआती स्टेज है, तो आपको ठीक होना है। और अगर डेंगू हो ही गया, अर्थात वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, तो फिर आपको कोई बचाने वाला है भी नहीं, क्योंकि वो प्लेटलेट्स का भक्षण करते हैं, वो प्लेटलेट्स को इस कदर गिरा देंगे फिर ही आपको समस्या आ जाएगी। और अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स कम हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान देना, क्योंकि यही प्लेटलेट्स हमें क्या देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति, हिम्मत जो कह सकते हैं। प्लेटलेट्स हमें ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें थकान महसूस नहीं हो रही, हम लगातार 10 घंटा 12 घंटा पढ़ पा रहे हैं या हम टीचिंग कर पा रहे हैं, तो वाकई में हमारे अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा ठीक ठाक लेवल पर होगी। और अगर हम लगातार थकान महसूस कर रहे हैं, चल रहे हैं फिर भी थक जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं थक जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं बैठ जा रहे हैं, 2-4 कदम चलने के बाद हमें हांफा आने लगता है, तो आप चेक कराइए अपना प्लेटलेट्स, तो फिर तो आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी ना, कहाँ पढ़ पाएंगे आप। तो प्लेटलेट्स जरूरी है। और अगर ऐसा कुछ आपके अंदर हो भी रहा है तो बगैर जांच के मैं तो कुछ नहीं सलाह दूंगा, इनको तो बढ़ाने की मैं कतई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन प्लेटलेट्स बढ़ाने की सलाह इसलिए दे सकता हूं क्योंकि आप इसे 4 लाख के ऊपर बहुत ही विषम परिस्थिति में ही कर पाएंगे, तो इसलिए इसको बढ़ाने की सलाह मैं दे सकता हूं। आप कीवी का फल खाएं, आपके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, पक्की बात है। आप पपीता खाइए, बढ़ेंगे, पपीते की पत्ती को देहातों में पीस करके पीते हैं, उससे भी प्लेटलेट्स बढ़ता है, ये कन्फर्म बात है, उसका काउंट बढ़ जाएगा। बहरहाल अब मैं मान के चलूँ कि आप इस बात को पूरी तरीके से समझ पाए हैं, कोई दिक्कत और कोई डाउट वाली बात अब नहीं रही आपके साथ। मैंने ये जो चर्चा की है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास जानी थी वो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब अभी हम इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो अब ये मान के चलता हूँ मैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। और अब देखिएगा कि अगर हम बात कर लें कि अब आरबीसी की अलग से, ये इसलिए क्योंकि आपसे पहले भी मैंने कहा कि ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो आरबीसी से हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से जितनी संबंधित जो भी क्वेश्चन आने थे या आ सकते थे उन पर चर्चा हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं आरबीसी की। आरबीसी वाकई में यहाँ से प्रश्न बनता है, और मैं ये बता ही दूँ कि जीवन काल कभी कभार आरबीसी का पूछा जाता है। जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, और अगर वैकल्पिक व्यवस्था कुछ अच्छी ढंग से बनाई गई होगी तो ऐसा भी लिखा रहेगा 100 से 120 दिन, ठीक है, ये मान के चलें। आप आगे बात समझिएगा, अगर आपसे कभी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछ ले तो आप इसमें मैं 13 दिन लिख दे रहा हूँ, और आप ध्यान देना इसके आसपास का जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी आपको वही टिक करना है। ये जीवन काल की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आपसे बिंबाणु की यानी प्लेटलेट्स की बात कर ली जाए तो इनका अगर जीवन काल पूछा जाए तो आप ये मान के चलें कि ये 7 दिन इनका जीवन है। और ये दोनों का जन्म कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में। और अगर मृत्यु की बात कहाँ होगी और इनकी मृत्यु कहाँ होगी, वह भी कहाँ होगी, अस्थि मज्जा में, ठीक है। अब ये मान के चलूँ मैं, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो डब्ल्यूबीसी का अगर कभी भी वो जीवन काल पूछा जाए, उसका जीवन काल पूछा जाए, तो इस वैकल्पिक व्यवस्था के आसपास की जो व्यवस्था होगी आप उससे जुड़े रहिएगा, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए, तो इसका जीवन काल हमने बता दिया आपको 120 दिन के आसपास, 100 से 120 दिन होता है। लेकिन यहाँ का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज है। चेंज का मतलब वो जन्म और मृत्यु वाला मसला ध्यान दीजिए। इनका जन्म होता है अस्थि मज्जा में, और अगर इनके मृत्यु की बात आए तो ये ध्यान दीजिए प्लीहा। मृत्यु कहाँ हो रही है, प्लीहा में हो रही है, ठीक है। अभी इस बात पर चर्चा हो ही जाएगी कि क्यों हो रही है। और अगर ये
जन्म अस्थिमज्जा में, मृत्यु कहाँ, प्लीहा में। और अगर आप गर्भ में हैं, गर्भावस्था है, यानी आप गर्भ यानी भ्रूण में हैं, ये मान के चलें तो फिर ये उल्टा होगा, फिर जन्म कहाँ होगा, यकृत में, और मृत्यु कहाँ होगी, अस्थिमज्जा में। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा अलग से होनी जरूरी थी, और इसलिए अलग से कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो अस्थिमज्जा में मृत्यु, बहरहाल ये तो विशेष है, और इस विशेष बात को विशेष जगह रखें हम लोग, और ये जो पहल हम लोग कर रहे हैं अब बात उस पर करें। इसका जन्म अस्थिमज्जा में होता है, इनका भी होता है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अस्थिमज्जा हड्डियों यानी बोन मैरो जिसे कहते हैं वहाँ, मृत्यु प्लीहा में है, जबकि इन लोगों का अस्थिमज्जा में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इस बात को जाने, क्योंकि अभी हमने कहा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं है। क्या नहीं है? केंद्रक नहीं है। जब केंद्रक नहीं है तो ध्यान देना क्या क्या नहीं है। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ठीक, अनुपस्थित की बात कर रहा हूं। अगला देखिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं है। अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं है। अगली बात करें और क्या नहीं है, तो गाल्जी काय नहीं है। गाल्जी काय नहीं है। अगली महत्वपूर्ण बात करें तो और क्या नहीं है, लाइसोसोम नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, लाइसोसोम नहीं है। ये जो लाइसोसोम नहीं है, इसी को कहा जाता है आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, क्लियर है बात? लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। कभी भी पूछ लिया जाए तो बताना कि किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। और जब ये लाइसोसोम ही नहीं है तो आरबीसी जब मरेंगी तो उसको ले जाने का काम, यानी भक्षण करने का काम कौन करेगा? कोई नहीं है। तो लाइसोसोम जब यहाँ है नहीं तो इनको भागना कहीं और पड़ेगा, इसीलिए जाकर के कहाँ इकट्ठा हो जाता है, प्लीहा में। कोई दिक्कत? यह स्पष्ट कर दिया ना हमने। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइसोसोम नहीं है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार यहाँ आप बनाइएगा। आत्मघाती थैली कहते हैं, ये आत्मघाती थैली यहाँ अनुपस्थित है, अतः उनका आरबीसी के मृत आरबीसी का भक्षण नहीं हो पाता, अतः मृत आरबीसी कहाँ जाती हैं, प्लीहा में जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। स्पष्ट होगी बात ना? और जब ये प्लीहा में इकट्ठा हो रही हैं तो पक्की बात है अब इसे एक अलग नाम से जाना जाएगा, इसे आरबीसी का कब्र कहा जाएगा। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को, है ना। आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लिन को कहा जाता है। आगे बात समझें, इसको इंग्लिश में स्प्लिन ही बोलते हैं। तो अब दूसरी महत्वपूर्ण बात बोलें, बहुत ही यह और भी आकर्षक है कि स्टार यहाँ और बनाना है हम लोगों को, बना लीजिए। इसे कुछ और नाम देने वाले हैं आकर्षक। अभी कब्र है तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, अब जरा ध्यान देना इसको क्या कहने वाले हैं। हमारे शरीर में जब कभी भी रक्त की मात्रा बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब बढ़ भी सकता है, रक्त की मात्रा बढ़ जाए यानी हमारे शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा रक्त हो जाए, तो वो भी कहाँ जाकर के इकट्ठा होगा, इसी प्लीहा में। इसीलिए इसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट? आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा को, और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने इसको एक अच्छी जगह दे दी है। तो आरबीसी का कब्र, और इसे क्या कहा जाएगा? ब्लड बैंक कहा जाएगा। यही जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसी पे पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? इस पर राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं अब बता रहा हूँ।
कि अंतःप्रद्रवी जालिका पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है ना? अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है बात? और इसे राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोलेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो गाल्जी काय है इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे इसकी खोज गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने एक सफ़ेद उल्लू पर किया था, आप चाहें तो लिख लें, सफ़ेद उल्लू था, उसकी कोशिकाओं में, उसके रक्त में ये मामला देखा उन्होंने। और जो भोजन हम लोग करते हैं, हम लोग कहते नहीं कि हम व्रत हैं, बिल्कुल सही बात, आप व्रत हैं और आपने खाना नहीं खाया है, सच में कल आपने खाना खाया हुआ था, वो खाना जितनी हमारी कोशिकाओं को ज़रूरत थी उतना ही तो लेंगे हम। आप ज़्यादा खा लें वो अलग बात है, हम काम नहीं करें, वर्कआउट नहीं करेंगे तो वही तो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है ना। अगर आप बहुत ही तैलीय पदार्थ खा रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं वर्कआउट कर रहे हैं तो कतई आपके अंदर वो मेटाबॉलिज्म में बढ़ नहीं जाएगा, उसकी अधिकता कभी नहीं होगी। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं ना। फिर तो सफ़ेद ये जो गाल्जी काय है इसमें जाकर के भोजन एकत्रित रहता है, आवश्यकता पड़ने पर कोशिकाएं फिर काम चला लेती हैं, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कह रहे हैं हम। आगे देखिएगा, इन पर चर्चा हो ही गई थी। इसे तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, इस बात को आप जान ही रहे हैं। कोशिका का क्या कहा जाता है? इसे ऊर्जा घर कहा जाता है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ उल्लिखित कर ही रखी है। तो हम लोगों ने जाना इन शब्दावली के महत्वपूर्ण बातों को और इनके बारे में कि क्या क्या हो सकता है। क्लियर है बात ना? तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इस बात को हम लोगों ने जाना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिएगा, यहाँ एक अपवाद भी है। अपवाद तो दिमाग में जरूर आप रखें। ऊंट है और लामा, ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इस बात को ध्यान दें। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये अपवादिक है मसला, इस बात को भी आप नोट ही कर लें। अब ध्यान दें, आरबीसी में कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी होंगी और इस पर ये कि आरबीसी में मिलता क्या? हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन आपको कहाँ मिलेगा? तो आप बताइएगा सर आरबीसी में मिलेगा। और हीमोग्लोबिन की खोज किसने की? तो हून फील्ड नामक वैज्ञानिक ने, हून फील्ड नामक वैज्ञानिक ने 1840 ईस्वी में हीमोग्लोबिन की खोज की थी। ये इसके खोज करता है, इस बात को ध्यान दें, इसलिए यहाँ मैंने एरो लगा ही दिया है और आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। हीमोग्लोबिन की खोज हून फील्ड ने की। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन से क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो वाकई में इसमें दो महत्वपूर्ण बातें। हीम एक रंजक है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है। रक्त का रंग लाल है, इसी की वजह से रक्त का रंग लाल है, इसकी वजह से बहरहाल आज तक जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हमने देखा है वहाँ का पूरा मामला हीमोग्लोबिन ही लिख करके आता है। तो आप हीमोग्लोबिन ही टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कणिकाओं की बात आ जाए तो आरबीसी आप जान ही रहे हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और इसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन वो रक्त का ये हीमोग्लोबिन का कार्य नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा जाए तो आप बताना, ये ग्लोबिन हमने देखिए बता दिया आपको प्रोटीन है, और अगर इसका कार्य पूछा जाए तो आप कहिएगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। कितना कितना करता है, आप पीछे वाले वीडियोज देखेंगे तो आपको ये बताया जा चुका है, इस बारे में जानकारी हमने दे दी है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन विषम संयोजक, विषम संयोजकता या विषम संयोजन की क्षमता किसके साथ, विषम संयोजन की क्षमता किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कार्य है। हमने कहा था ये अनचाही मोहब्बत है। अनचाही मोहब्बत का मतलब ये था कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में वो सचमुच प्यार नहीं है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आपके शरीर में बढ़ता है, आपका रक्त अम्लीय होता है, तुरंत इनके बीच का जो बांड है, जो समझौता है, जो प्रेम है, उसमें दरार पड़ जाती है, कमज़ोर होने लगता है। तो आप इसे कैसे सच्ची मोहब्बत कह सकते हैं?
नहीं कह सकते ना, इसलिए मैंने कहा ये अनचाही मोहब्बत है, बस वो ज़बरदस्ती का मसला है, चल रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य है, अर्थात कहने का मतलब जो आपके घर का है उसे संतुष्ट आप कर ले गए, वो अलग बात है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हम ऐसा काम कर जाएं जो हमारे आसपास के लोग या जो इनकी अपेक्षा कोई न करता हो। अर्थात आप ये सोच के चलें कि आप एक IAS बन जाएं, तो अगर आप IAS हो जा रहे हैं तो आपके घर वाले अगर वो बात की कल्पना नहीं किए होंगे, आप कल्पना के ऊपर काम वो कर जाएं, है कि नहीं, तो वो विषम हो गया ना, विषम संयोजन, यानी हद से ज़्यादा वो काम कर जाए आदमी जो नहीं करने का विचार किसी ने किया रहा होगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छा कार्य माना जाएगा वो आपका। तो ये सबसे अच्छा कार्य है आपके हीमोग्लोबिन का, ये सबसे अच्छा कार्य है। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण बात, अब मैं यहाँ से ये करने वाला हूँ कि सच में हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी जाए तो आप बताइएगा 14 से 17 ग्राम प्रति DL। DL का मतलब डेसीलीटर है, ये डेसीलीटर का मतलब 1 डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml, क्लियर। अब तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं आपको। ये पुरुषों की बात है, महिलाओं में देखिए फिर मामला कमी की, 12 से 15 ग्राम, ये वही वाला अर्थ हो गया जो पीछे बता के हम आ रहे हैं, है कि नहीं। हीमोग्लोबिन कम होगा तो वाकई में जब हीमोग्लोबिन ही कम होता है तो फिर ये तो उनकी मात्रा तो कमी है ना, फिर वो तो हमने पहले ही बता दिया आपको, रक्त की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी है, तो फिर ये तो आंकड़ा बदलेगा ही बदलेगा। ये है इनके अंदर की सचमुच समस्या। कोई दिक्कत अब आपको यहाँ मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमने ये जान लिया कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस मात्रा को मेंटेन बनाए रखना हमारा काम है। और हमने बताया था 1.34 ml वो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में। ये जो रक्त की जो पहला वीडियो है, उस पहले वीडियो में परिसंचरण तंत्र की बात में हमने वो बात की है। अब जरा ध्यान दें, एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ और शेयर कर दूं मैं। अगर मान लीजिए एक कोई इस तरीके का बंद कमरा है और यहाँ पर आपकी चारपाई है और यहाँ वो ठंडी का दिन हो, क्योंकि अंगीठी तभी आदमी जलाएगा, ठंडी का दिन होगा तभी तो कुछ आप ऐसा करेंगे, अन्यथा फिर कौन पागल है जो वो अंगीठी जलाएगा, है कि नहीं। तो ठंडी के दिन में हम लोग ये मान के चलें कि अंगीठी वगैरह जला देते हैं। अगर ऐसा कर ही रहे हैं और ये कमरा पूरी तरीके से बंद हो, शानदार पर्दे लगे हों, पर्दे के बगल में शीशा लगा हो, वो सारे तरीके से फर्स्ट क्लास बंद हो, कहीं से हवा पास ना कर रही हो, तो आप सोचेंगे कि हम ठंडी से बच जाएंगे। और ठीक ठाक उसी समय आप क्या लगा चुके हैं, अंगीठी भी लगा चुके हैं, और कमरे में हवा कहीं से नहीं आ रही। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एक मेंटेन स्तर जितना था उतना ही तो रह जाएगा, फिर बाहर से तो आ नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन उतनी ही रह जाएगी जितनी आपने कमरे में सोते समय बंद कर ली थी। तो हम जब सोने जा रहे थे कमरा बंद किए तो जितनी ऑक्सीजन उसमें थी उतना ही तो रह जाएगी ना। फिर आपने अंगीठी जला दिया तो आपको पता है ये जो जलने की क्रिया है, ये जो दहन की प्रक्रिया अंदर है और जो जलने की प्रक्रिया बाहर है। दहन कोशिकाओं के अंदर है और जलने का काम बाहर है। जलने का काम हर तरीके का जलना बाहर ही है ना। वो जलन जो हृदय से आप जलते हैं, वो जलन जो किसी से आपको ईर्ष्या है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जलन का मतलब बाहर कुछ जलाओ तो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और अंदर जो कोशिकाओं के अंदर दहन होता है वहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब बताना, जब ये अंगीठी जल रही है तो इसे बार बार ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है। और यहाँ आपने एक थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कैद कर लिया था अपने लिए कि आराम से रात भर सोएंगे और ये ऑक्सीजन हमें खूब मज़ा देगा, है कि नहीं। तो वाकई में अच्छा खासी नींद आप सो ही गए हैं, और आप सो रहे हैं और ऑक्सीजन इधर भी जा रही आप भी ले रहे हैं, आपके अंदर दहन चल रहा है, इधर जलन वाला काम चल रहा है, दोनों चल रहा है साथ साथ। तो बहुत ही जल्दी आपके कमरे की ऑक्सीजन खत्म होने वाली होगी, और जब कमरे की ऑक्सीजन आप खुद ही सोच लीजिए खत्म होने वाली होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा होगा आपके कमरे में, क्योंकि धुआं यहाँ से छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे। और हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन एक गहरी मोहब्बत करता है किससे, ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी मोहब्बत कैसी है, गहरी है। वो प्यार वाला रिश्ता इससे है, जल्दी ना टूटने वाला बांड इससे है। वो जैसे ही इसको पा जाएगा आपके शरीर में लेकर के जाएगा, आपके रक्त में आराम से दौड़ेंगे, बहुत समय तक वहाँ रहेंगे, और आप लगातार जब आप ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में बढ़ रहा है, तो आप करवट बदलेंगे, कहीं इधर पलटेंगे कहीं उधर पलटेंगे, आपके हाथ पाँव में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आप सोने से बाज नहीं आएंगे।
आप सो रहे होंगे और ये स्थिति जब बहुत भयानक हो जाएगी ना, तो वह आपकी मौत भी हो सकती है, और इसी मौत को कहा जाता है मीठी मौत। कौन सी मौत? मीठी मौत। और इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कहा जाता है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। और कमरे में अगर इस प्रकार की मौत हो भी रही है तो आप पक्की बात जान लीजिए, ऐसी मौत को साइलेंट मौत भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मौत को आदमी महसूस करके सोया ही नहीं था और वो सोते सोते ही चला गया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसके शरीर में बढ़ गया। तो आप ऐसा काम कतई ना करें, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने आप को मौत की राह में ही ना झोंक दें। इस तरीके का काम ना करिएगा आप, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, ये सहूलियत की बात है, वाकई में हम लोगों को इस काम से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताऊं कि यही जो आरबीसी है, यही आरबीसी, इसी आरबीसी की कोशिकाओं पर एंटीजन होते हैं। एंटीजन, इसी आरबीसी कोशिकाओं पर वो आरएच फैक्टर एंटीजन है, जिसे आरएच एंटीजन कह सकते हैं या आरएच फैक्टर कह सकते हैं या आरएच एंटीजन मैं कहूँ, जिसे कार्ल एंड स्टीनर विनर नामक वैज्ञानिकों ने खोजा हुआ है। और यहीं पर एंटीजन आपको मिलेगा, जो एंटीजन मिल जाएगा वही रक्त वर्ग होगा। आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन मिलेगा वही रक्त वर्ग होगा। और एंटीबॉडी आपको कहाँ मिलेगी? प्लाज्मा में। इस बात को हमने बता दिया। एक एंटीबॉडी जो आपको डब्ल्यूबीसी जो बनाती है उसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं जो प्लाज्मा में तैयार है, वो एंटीबॉडी बात की जाएगी। हमेशा एंटीबॉडी को छोटे अक्षरों से दर्शाया जाएगा इस तरीके से, और हमेशा रक्त वर्ग का जो एंटीजन होगा उसको बड़े अल्फ़ाबेट के बड़े लेटर में दर्शाया जाएगा। तो आप इनसे रक्त वर्ग का निर्धारण होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि आरबीसी की ही कोशिका पर एंटीजन पाया जाता है जिससे रक्त वर्ग का निर्धारण हुआ है। अलग अलग मनुष्य के शरीर में अलग अलग प्रकार के एंटीजन हैं, इसलिए अलग अलग रक्त वर्ग के प्राणी हैं। आरएच फैक्टर की भी खोज हुई तो उसके बारे में भी जानकारी है। तो अब ये तमाम जानकारियों का सिलसिला सीरीज नंबर 4 में आएगा, परिसंचरण तंत्र के पार्ट 4 में आएगा। तो बने रहें आप हमारे साथ। इन तमाम अच्छी जानकारियों के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी तैयारी को एक अच्छी दिशा देने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और आप एक खूबसूरत और अच्छे स्टूडेंट की भांति अपनी तैयारी को, मैं मान के चलता हूँ, बहुत ही लगन से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास आपका है और हमारा भी प्रयास लगातार हम आपके लिए बेहतर काम करने के लिए कर ही रहे हैं। आपसे अपेक्षा है, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट पुनः हमारा बार बार है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा देते रहें, चैनल का मनोबल बढ़ाते रहें, हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।